वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज एंशिएंट हिस्ट्री। यस, सो इन दिस सीरीज जहां हम एक वीडियो में एक टॉपिक को क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे, एक हॉलिस्टिक कवरेज देंगे विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स फॉर श्योर। एंड इन दिस होल वीडियो जो इस सीरीज में आएगा उसमें कोशिश यही रहेगी कि आपको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन मिल जाए, एक क्रिस्प इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट द होल टॉपिक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड दिस विल हेल्प यू इन रिवीजन। सो अगर इसको आप रिवाइज करने के पर्पज से देख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग। आप खास तौर पे वो लोग जो कुछ ही दिनों में अपनी OMR शीट्स को सर्कल कर रहे होंगे इन योर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 ऑन 28 में। सो आई होप फॉर्म भर चुके हैं, जंग का बिगुल जो है वो फूका जा चुका है और अब तैयारी करनी है। और तैयारी, ये जो स्टेज है यहाँ पे तैयारी नहीं करनी, यहाँ पे रिवीजन करना। ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम नई चीज़ों को पढ़ें, कम से कम जो है उन चीज़ों पे फोकस करें जो नई हैं, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स। अब कुछ नया पढ़ने से बेहतर है कि जो अब आप पढ़ चुके हैं, जो अब तक आपने पढ़ लिया, उसको रिवाइज किया जाए। दैट इज़ मोर फ्रूटफुल एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। सो मेक श्योर दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। आज कहानी की शुरुआत करेंगे। आज कहानी की शुरुआत करेंगे, भारत की कहानी की शुरुआत करेंगे। एक कहानी जो अनंत काल से चली आ रही है। हमारे पास हर बार होता है, एक एविडेंस मिला, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला कि अरे इंसान की कहानी तो इतने साल पहले थी। फिर कुछ साल बाद फिर एक नया एविडेंस मिलता, वो कहता नहीं 1 लाख साल नहीं 2 लाख साल। फिर कहता नहीं नया एविडेंस मिलेगा, वो कहता 20 लाख साल। तो ये इसीलिए कहा ना अनंत काल की कहानी। और कैसे ख़ास तौर पे एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो कैसे इन चीज़ों के बदलाव ने आज के हिंदुस्तान को शक्ल दी। तो इंसान के सिविलाइज होने की कहानी, इंसान के समाज को या जो एक सोशल स्ट्रक्चर था कैसे वो जन्म लेता है, उसकी कहानी। कोशिश यही रहेगी कि एक वीडियो में एक टॉपिक कवर हो जाए जिससे आपका रिविजन जो है बहुत अच्छे से हो। सो यस, तो आज पहला टॉपिक। और एक और चीज़ बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग दिस, याद रखिएगा ये कोई कैलेंडर नहीं है। मतलब जैसे 2022 खत्म हो गया तो आज मिडिवल हिस्ट्री खत्म, 2023 से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ इवेंट्स को सिंबलाइज किया हुआ है कि ठीक है ये इवेंट से इस इवेंट तक एक रफ पिक्चर है। कोई स्ट्रिक्ट कैलेंडर टाइम डेट वाला स्टैंप नहीं लगा हुआ है किसी चीज़ पे। कई बार ऐसे एविडेंसेस मिल जाते हैं जो कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको फिर भी हमें कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ता है। उसी में से एक इस तरीके का एग्जाम्पल आप यहाँ पर आज देखेंगे कि उसे क्लासिफाई कैसे किया जाए, सवाल ये है। सो शुरुआत करेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर से। अब प्री हिस्टोरिक कल्चर क्या है? प्री हिस्टोरिक कल्चर का मतलब है कि वो चीजें या वो कल्चर्स जहां पर, या उस समय की हम बात करते हैं जहां पर लैंग्वेज को कहना चाहिए कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ था। लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारे पास कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सो ध्यान रखिएगा, प्री हिस्टोरिक टर्म किस चीज़ के लिए है? प्री हिस्टोरिक एज जो है, हम किस समय की बात कर रहे हैं? हम उस समय की बात कर रहे हैं वेयर देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन। राइटिंग में कुछ नहीं है, लिखित में कुछ नहीं है। और इसको जो हमने माना अप्रॉक्सीमेटली, देखिए मैंने जो अभी आपको चीज कही, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। हिस्ट्री में कंपार्टमेंटलाइजेशन जब तक नहीं आएगा जब तक रिटर्न एविडेंस नहीं होता। अंदाजे पे एक कहानी चल रही है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 1200 BC। और यहां से अब सर जब यही नहीं है, जब आपके पास लिखित नहीं, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। नेहरू ने भी किताब लिख दी, दादा भाई नारोजी ने भी किताब लिख दी, गांधी ने भी किताब, गांधी की किताब, अम्बेडकर की किताब, अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोसीडिंग्स, हर चीज़ है। एक एक इवेंट को 10-10, 20-20 सोर्सेज जो है वो वेरीफाई करते हैं, तो ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए फर्क क्या है। जलियांवाला बाग मैसेकर फॉर एग्जाम्पल, तो डेट है सर 13 अप्रैल 1919, इस समय से इस समय तक जनरल डायर, एक एक कहानी वर्ड बाय वर्ड, मिनट बाय मिनट हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है। यहां पर हमारे पास, हमने प्री हिस्टोरिक किससे कहा, या प्री हिस्टोरिक पीरियड हम उसे कहते हैं
जिसने या जिसकी वजह से या जहां पर कोई भी किसी भी तरीके का रिटन एविडेंस नहीं है. सो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, और समटाइम्स लाइक अभी मैं आपको जो बात कह रहा था कि कई बार ऐसे एविडेंसेस मिल जाते हैं जिनको क्लासिफाई करना ज़रा सा मुश्किल काम हो जाता है. उसकी वजह जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी हम आगे चल के देखेंगे. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहाँ पे क्लासिफाई करें? सर स्क्रिप्ट तो है लेकिन समझ में नहीं आ रही, और उसकी सारी जो भी हमने कंस्ट्रक्ट की है हिस्ट्री, जो भी हमने हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की समझी, वो उन आर्टिफैक्ट्स पे, उन चीज़ों पे जो कि हमें उससे मिले, उनके बेसिस पे की गई. तो अब स्क्रिप्ट उसकी समझ में, स्क्रिप्ट है लेकिन समझ में नहीं आ रही, कहाँ क्लासिफाई करोगे? सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, खासतौर पे एंशिएंट हिस्ट्री में, जब तक हमें रिटन एविडेंसेस, ऐसे रिटन एविडेंसेस जो हमें समझ में आ जाए, जब तक नहीं आते हमारी हिस्ट्री में, एग्जैक्ट टाइम, डेट, लोकेशन जो है वो नहीं है. खैर, अब तो सर ये जब नहीं है, ये कहानी इंदौर की थी जब जो है गुफाओं में रह रहे थे. गुफाओं में भी नहीं रह रहे थे, पहले जो है ना इंसान होमोसेपियंस से पहले, या होमोसेपियंस भी स्टार्टिंग के फेज में जो है वो घूम रहे थे, घुमंतु थे ग्रुप्स में, और हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे. तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे? हंटिंग गैदरिंग, गुफाओं में रह रहे थे. तो हमें एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे? हमें ओल्ड टूल्स जिससे हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे. बाद में उन्होंने बोन टूल्स बनाए, स्टोन से टूल्स बने थे, बोन से टूल्स बने थे. केव में ड्राइंग करना शुरू कर दिया. देखो, केव में ड्राइंग करना शुरू कर दिया कि भैया, फिर क्या हुआ होगा? उसके अलावा अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो स्टोन टूल्स हुए, बोन्स हुए, लड़ रहे थे. पेंटिंग का दिमाग में कैसे आया? आई वॉज टेलिंग इन दिस क्लास, आप में से जो जिन लोगों ने क्लास अटेंड भी की होगी, भैया हुआ ही होगा, एक ग्रुप गया, एक होमोसेपियंस का ग्रुप घूम रहा था, और दिस इज ऑल, ये जो कहानी बता रहा हूँ पूरी काल्पनिक है. समझ में आ जाएगी कि हंटिंग करते करते जो है ये अपने आप को एडवांस कर रहे थे, घूम रहे थे, गुफाओं में रह रहे थे. और फिर क्या हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रुप के किसी मेल होमोसेपियंस को कोई फीमेल होमोसेपियंस दिखी होंगी. अब वो तो उस ग्रुप की अभी तो ग्रुप में मैचिंग नहीं हुई है, और उन्हें अच्छी लगी होंगी, और फिर जो है वो ग्रुप आगे बढ़ गया होगा. अब ये बेचारे मिल नहीं पाए, तो तन्हाई इंसान को शायर बना देती है. तो तब शायर वायर तो क्या बने होंगे, आर्टिस्ट बना देती है. तो उन्होंने बोला, अरे मुझे उसकी याद आ रही है. तो क्या हुआ? पेंटिंग्स आई. हंटिंग करते करते पेंटिंग्स पे आ गए. रॉक केव्स, रॉक केव पेंटिंग्स हो गई, रॉक पेंटिंग्स हो गई. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कभी जिंदगी में उनसे टकरा गए तो अब नहीं, जो है अब टकरा गए हैं तो अब जाने नहीं देना है. तो क्या किया होगा? कुछ बनाया होगा अपने हाथ से, कोई पॉटरी बनाई होगी, कोई ऑर्नामेंट बनाया होगा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाया होगा एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट, आर्टिफैक्ट्स. मतलब ये कहानी सिर्फ आप लोगों को याद दिलाने के लिए, ऐसा कहीं हिस्ट्री में कोई ऐसा रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं है. मे बी, अब भाई दिमाग, जहन, इमोशंस तो वही है ना, भले 1 लाख साल पहले भी क्या हो, इश्क तो तब भी इश्क ही था. सो आई बिलीव कि ऐसा कुछ हुआ होगा. तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है. इनके बारे में ये पता चलता है कि ठीक है, उनके पास टूल्स थे, हथियार थे. तो हमने टूल्स देखे, स्टोन टूल्स देखे, फिर बोन टूल्स देखे, फिर हमने केव्स देखी, रॉक पेंटिंग्स देखी, आर्टिफैक्ट्स देखे. लिखित कुछ नहीं था, नथिंग रिटन, प्री हिस्टोरिक. देन व्हाट हैपेंड कि अब सर ये इतना बड़ा पीरियड है, आप कह रहे हो 2.5 मिलियन, 25 लाख साल से 1200 बीसी तक का टाइम पीरियड. मतलब आप मजाक कर रहे हो? मतलब इतने बड़े टाइम पीरियड को आप कह रहे हो कि ये जो है प्री हिस्टोरिक है. तो हमने क्या किया, अपनी समझ के हिसाब से, जिस हिसाब से हमें यहाँ पर टूल्स मिले, जिस हिसाब से हमें यहाँ पर चीज़ें समझ में आई, तो हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, इनको डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया. जैसे हमने डिवाइड किया सबसे पहला पेलियोलिथिक. अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, या जहां पर भी वर्ड लिथ आ जाएगा, लिथ का मतलब होता है क्या? लिथ का मतलब होता है स्टोन. ठीक है. और पेलियो, यहां पर जैसे वर्ड आया है पेलियो, पेलियो का मतलब है ओल्ड. पेलियो का मतलब है ओल्ड. सो पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज.
पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज टाइम पीरियड 2 to 2.5 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का जो एक टाइम पीरियड है, हमने कहा क्योंकि अब यहां सर फिर वही चीज कर दिया आपने, 20 लाख साल से 10,000 साल का आपने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, लेकिन यहां पर इतने एविडेंसेस नहीं है, यहां पर इतने आर्टिफैक्ट्स नहीं है, मतलब इस इतने लंबे टाइम को कितनी चीजें सर्वाइव कर जाएंगी, थोड़ी बहुत, जैसे जैसे आप टाइम में आगे जाते जाओगे आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी, जैसे जैसे हम टाइम में आगे जाते जाएंगे हमारे पास प्रेजेंट टाइम में उस जितना हम दूर जाएंगे पास्ट से उतने कम एविडेंसेस मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एविडेंसेस इस पूरे पीरियड के कम है, तो हमने इसको कंसोलिडेट कर दिया किसमें, पेलियोलिथिक में, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में। फिर क्या आया, फिर आया सर मीजोलिथिक एज, मीजो मिडिल, ठीक है, ये टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक, 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक का टाइम पीरियड। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा सर नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। फिर हमने कहा चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक कह लीजिए, कॉपर एज कह लीजिए, ब्रॉन्ज एज कह लीजिए, ये हमारे पास आया 4,000 बीसी से 1500 बीसी तक, और यहीं पर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और अंत में हम कहते हैं आयरन एज, जो उसके बाद का पीरियड है। तो ये पेलियो, मीजो, नियो, चाल्को, आयरन, ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड जो है, पहले तो ये बिल्कुल अनंत काल से लेकर 10,000 बीसी। अब 10,000 बीसी में ऐसा हुआ क्या, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन फिर आप कहोगे सर ये पेलियोलिथिक जो है, अगर पेलियोलिथिक की बात करें तो सर ये पेलियोलिथिक जो है ये तो मतलब बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया, इसको कुछ करिए भाई। पेलियोलिथिक तो बड़ा टाइम पीरियड हो गया ना, 20 लाख साल से 10,000 साल को आपने एक जो है टाइम फ्रेम में डाल दिया। तो हमने एक काम किया, हमने इस पेलियोलिथिक एज को इस पेलियोलिथिक एज को, लेट्स डू लाइक दिस, इस पेलियोलिथिक एज को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा वाज द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। लेकिन अगर हम इन जनरल इसको देखें तो इसका जो कैरेक्टर था, तो हमने टाइम पीरियड देखा, पुणे, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह हमें जो है इनके साइट्स मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक रिकॉर्ड्स है। अब सर ये क्लासिफिकेशन किया कैसे, ये क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे ना, पत्थर मार रहे थे, फेंक के पत्थर से जो है जानवर को मारा और बढ़िया जो है पका लिया। सो ये एक है। आप यहां पर देखेंगे ये पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया है, ये पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया है। और इफ यू कैन सी दिस, यस इट्स विजिबल। सो यहाँ पर अलग अलग समय की जो साइट्स हैं। और यहाँ लेकिन पेलियोलिथिक में ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके के कल्टीवेशन का या हाउस बिल्डिंग नॉलेज का कोई हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है जो ये बता दे कि यहाँ पर इस समय में पेलियोलिथिक में जो है क्या हो रहा था। पेलियोलिथिक में या तो कृषि या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा था, या उनके पास हाउस बिल्डिंग का नॉलेज था, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे। हमने इसमें क्या किया, हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हमने कहा लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम लाइक 2 मिलियन ईयर्स टू 1 लाख, ठीक है। 19 लाख सालों को हमने एक पीरियड में डाला, एविडेंसेस नहीं है इस वजह से। अब यहां पर जो हंटिंग गैदरिंग, मेनली हमारा यही काम था, तब आईटी प्रोफेशनल्स नहीं होते थे, हंटिंग गैदरिंग हो रही थी और जिंदगी कट रही थी सिंपली। मेजर जो टूल्स यूज हो रहे थे, देवर लाइक हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, तो मारने के लिए, बेसिकली एनिमल को मारने के लिए जो है, और फिर उसको काटने के लिए जो है, हंटिंग गैदरिंग करने के लिए। स्टोन टूल्स जो है किसके लिए यूज हो रहा था, डिगिंग के लिए यूज हो रहा था, चॉपिंग के लिए यूज हो रहा था। और यहाँ पर जो वो है क्या कहते हैं, दिस लाइमस्टोन, जो टूल्स मेड थे वो लाइमस्टोन से बने हुए थे। मेजर पेलियोलिथिक की साइट्स की अगर हम बात करें तो कश्मीर, मेवार प्लेन्स, थार डेजर्ट, उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटो, गुजरात, सौराष्ट्र, सोन वैली, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेटो, अलग अलग जगह पे हमें यहाँ पर साइट्स मिले। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइट्स में बहुत ज़्यादा इन डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसको ये ध्यान रखना है कि आपके करंट अफेयर में अगर इनमें से कोई पेलियोलिथिक या नियोलिथिक या मीजोलिथिक मिल रहा है तो आपको उसको
ध्यान रखना होगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके जितने क्वेश्चंस होंगे वो एंशिएंट पीरियड से नहीं आएंगे, वो करंट से आएंगे कि अगर किसी की कहीं पर कोई साइट जो है वो बनी है या इस तरीके से। सो दिस इज द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। फिर अगर बात करें मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की, तो अप टू 40,000 BC जो है ये टाइम पीरियड था, जो अब थोड़े से फ्लेक होते गए, मतलब थोड़े से चपटे होते गए। क्या? जो टूल्स थे, टूल्स अब थोड़े से चपटे होते गए, थोड़े से ईज आउट होते गए, थोड़ा सा डिजाइनिंग अच्छी आने लगी। और अब क्या यूज हो रहे हैं? अब ब्लेड्स, पॉइंटर्स एंड स्क्रैपर्स। ब्लेड्स, पॉइंटर्स एंड स्क्रैपर्स, मतलब अब थोड़ा सा निशाना विशाना सही हो गया होगा। हम इंसान के डेवलपमेंट की बात करें, बड़े इंटरेस्टिंग है। हमेशा मतलब मैंने इस पूरे को मल्टीपल किताबों से पढ़ा, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग मुझे दो जगह लगा ना, एक सेपियंस बाय हरारी, बड़ा अच्छा जो है इस दौर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और एक डॉक्यूमेंट्री है आई गेस डिस्कवरी प्लस पे, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज है, उसमें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, राइज ऑफ एम्पायर, एवरीथिंग। तो ये दो जगह मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इसका डिस्क्रिप्शन लगा इस पूरी कहानी का। तो खैर, तो अब क्योंकि थोड़ा सा क्या हो गया, अब भाई साहब थोड़ा सा जो है डेवलपमेंट हुआ होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होगा, ज़रूरतों के हिसाब से चेंज किया होगा, उनको लगा होगा यार ये फेंक के नहीं मार पाते, हर बार एनिमल के पास आना पड़ता है, एनिमल अटैक कर देता होगा, तो फिर उन्होंने ऐसे लाइटर टूल्स बनाए, थिनर टूल्स बनाए जिनको फेंक के मारा जा सके, पॉइंटर्स, ब्लेड्स। सो नाउ दैट इज वाई द टूल्स गॉट थिनर एंड लाइटर। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, बेलन वैली, सोन, नर्मदा, इस तरफ हमें जो है क्या मिल रही हैं, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की साइट्स मिल रही हैं। फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक पीरियड, तीसरा पीरियड, तो 40,000 BC से 40,000 BC से 10,000 BC। 10,000 BC मूवी इज अ गुड वन बाय द वे। खैर, सो एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न मैन, यहाँ पर होमोसेपियंस आपको नजर आते हैं, यहाँ पर होमोसेपियंस आते हैं, यहीं पर आपको दिखेगा कि अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब इनोवेशन आएगा। इनोवेशन किस में आया? इनोवेशन आया टूल मेकिंग में। इनोवेशन आया टूल मेकिंग में। टूल मेकिंग इन द सेंस जो औजार बना रहे थे उसमें थोड़ा सा हमें इनोवेशन दिखा, और यहां पर अब सिर्फ जो है स्टोन का यूज नहीं हो रहा था, बोन्स का यूज हो रहा था, नीडल्स, हार्पून्स, ब्लेड्स, ब्यूरिन, फिशिंग टूल्स, थोड़ा सा मतलब हंटिंग गैदरिंग का प्रोसेस और ज़्यादा एडवांस हो गया। यहाँ पर जो है नोकिया 3300 था, ये अब जो है नोकिया 6600 हो गया, अभी आईफोन आने में समय है। वही एवोल्यूशन, यही इंसान का जीवन चक्र है। हर समय में, हर समय काल में, इन एवरी टाइम पीरियड, वॉट एवर इज द टूल वी हैव, हम सिर्फ उसके एवोल्यूशन और उसके अपग्रेडेशन में लगे होते हैं। फिर उस करते करते हमें कुछ नया मिल जाता है, फिर उसका प्रिमिटिव फॉर्म आता है, बदलता रहता है, और यही ऐसे ही समय का चक्र जो है चलता रहता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास इनोवेशन के नाम पे टूल्स थे, हम टूल्स को इवॉल्व कर रहे थे। जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं था, तो प्रोसेस स्लो था, लेकिन एवोल्यूशन तो था, दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। साइट्स की बात करें तो ये भी मोर और लेस महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू, गंगा बेसिन, बेलन वैली, आंध्रा, कर्नाटका, यहाँ पर हमें अपर पैलियोलिथिक की साइट्स मिलती हैं। अब पैलियोलिथिक के बाद चलते हैं कहाँ? मीजोलिथिक की तरफ। मीजोलिथिक में क्या हो रहा था? मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज। अब देखो यहाँ पे टूल्स थोड़े से, यू नो, दिस इज यू कैन से दिस इज द एवोल्यूशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर टूल्स जो हैं वो थोड़े से एडवांस तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है पहले के कंपैरिजन में तो फॉर श्योर एडवांस है। टाइम पीरियड की बात करें तो 10,000 BC से लेके 8,000 BC। 10,000 BC आइस एज खत्म होती है। अब आप सोचिए, आप ठंड में हैं, ठंड में क्या होता है, आप हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, खासतौर पर जो नॉर्थ इंडिया में है, हमारा मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वी आर नॉट मूविंग मच, ठंड है यार अभी नहीं निकल रहे। तो इन लोगों ने भी किया होगा ना, ठंड आइस एज ज़्यादा निकलते तो गुफाओं में कहीं रह रहे होंगे, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे ही आइस एज खत्म होता है और चीज़ें ईज आउट होना शुरू होती हैं, टेम्परेचर अच्छा होता है, क्लाइमेट जो है वो गर्म होना शुरू होता है, ये स्प्रेड आउट होना शुरू होते हैं। गर्मियों में, गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो वो गर्मी की छुट्टियों में ये लोग भी घूमने निकले, जब इनको लगा यार ये आइस एज चला गया है, द विंटर्स आर गॉन, नाउ लेट्स मूव, नाउ लेट्स मूव, और यहाँ से स्प्रेड आउट होना शुरू हुआ है।
और जैसे ये स्प्रेड आउट होना शुरू हुए, इसका हमें कैसे पता चलता है, वैसे ही आपको वेरिएशन मिलेगा फ्लोरा और फौना में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर पेलियोलिथिक था या जो आपका पेलियोलिथिक था से लेके मीजोलिथिक में क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ेगी। आप 1 स्क्वायर किलोमीटर अंटार्कटिका का ले लीजिए, आप 1 स्क्वायर किलोमीटर जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का ले लीजिए, कहां पे आपको ज्यादा क्लाइमेट ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी? ऑफ कोर्स 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैज हायर बायोडाइवर्सिटी इन दैट केस। वो यहां पर दिखा। और क्योंकि अब बर्फ नहीं है, अब इजीली ठंड में तो भैया बस नीचे की दुकान से सामान ले आओ, इतने में काम चला लेंगे, गर्मियों में कहीं चलेंगे। सेम चीज, पीपल शिफ्टेड टू न्यू एरियाज इजीली। और यहां पर वो जब ठंड में मेरे हिसाब से तब रियलाइज होगा कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां इंपॉर्टेंट चीज हुई। इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, डॉग फॉलोड बाय गोट एंड शीप। तो यहां से the friendship between the dog and the man started. One of the oldest friendship in the animal kingdom. You will find this. लेकिन हंटिंग गैदरिंग जो है वो जारी थी। इनोवेशन आया, ऑफ कोर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट चल रहा था, इनोवेशन आया टूल्स पे। अब हमारे पास जो टूल्स थे वो माइक्रोलिथ्स थे। स्टोन टूल्स जो थे वो माइक्रोलिथ्स थे, यानी कि ब्लेड, ट्राइंगल, नाइव्स, इस तरीके के सिकल, छोटे इफेक्टिव टूल्स जो है अब हमको दिखने लगे। सो मेजर हार्पून्स, डॉगर्स, तो बागौर एक्सक्यूज मी, बागौर, लांगन, लंगनाज, विंध्या, भीमबेटका, आदमगढ़, कुछ ऐसे साइट्स जहां पर हमको मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज के जो है एविडेंसेस, साइट्स हमें मिले। रॉक वो मिला यार, शेल्टर, ये भीमबेटका का पिक्चर है, पर्सनली सॉ दैट। आप देखिए एक कंसंट्रेशन जो है वो मीजोलिथिक साइट्स का, एक कंसंट्रेशन देखिए, एक बिल्कुल ये एक पैच है, ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, बीच में देयर इज अ गैप। नॉर्थ में कुछ नहीं मिला, मतलब ये बोले इधर आइस एज चल रहा है, नीचे आ जाओ। सो these are all sites of this Mesolithic age. ये भीमबेटका की ये रॉक केव रॉक पेंटिंग्स हैं ये। मीजोलिथिक के बाद बात करते हैं किसकी? मीजोलिथिक के बाद बात करते हैं नियोलिथिक एज की, द न्यू स्टोन एज। क्या हो रहा था सर यहाँ पे? पहले तो ये जो टाइम पीरियड था 8000 से 4000 BC तक का था, और दो चीजें यहां पर हुई। पहली चीज, दुनिया का पहला स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल हुआ। मतलब आपको ये लग रहा था स्टार्टअप क्या है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यही स्टार्टअप की कहानी है, शार्क टैंक पे यही चलता रहता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम देखी कि भैया ये हमने, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम भटकते भटकते रहते हैं, तो देखा अच्छा कहीं पर जाते हैं, कुछ उगा तो हमने उसको खा लिया। फिर किसी के दिमाग में आया कि काम करते हैं, इसको हम खुद उगाते हैं, इसके बीज को हम रख लेते हैं और इस बीज को बो के देखते हैं, सोइंग करके देखते हैं। एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हो गया, दुनिया का पहला स्टार्टअप एग्रीकल्चर। किसी के दिमाग में आई ना, जिसने बीज बोया होगा, तो पहले तो सब जंगली था, सब जो है इधर उधर भटक रहा था, स्कैटर्ड था, किसी को लाया नहीं, इसको कंसोलिडेट करते हैं, इसको स्कैटर्ड नहीं, इसको तरीके से उगाते हैं। तो क्या किया होगा किसी ने, हमारे किसी पूर्वज ने, मैंने उस जो डॉक्यूमेंट्री है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें देखा, उसमें एक महिला ने ये किया कि उसको उस महिला ने उस बीज को बोया, उसको फिर बाउंड्री दी, फिर उसको सहेज के रखा, फिर जब उसमें फल आया तो उसने देखा इसमें तो फल आ गए, इसमें जो है गेहूं आ गया। तो ये दुनिया का पहला स्टार्टअप था, सक्सेसफुल हो गया, आज भी चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग था। अब यहां से दो चीजें एक साथ हुई, तो ऊपर वाला ने जब खाना दिया तो आग भी दी कि पका लो इसे, कब तक कच्चा खाओगे।
सो डिस्कवरी ऑफ फायर इन द मेसोलिथिक नियोलिथिक पीरियड एंड एग्रीकल्चर। मेजर चीजें जो यहाँ पर हो रही थी, दैट वाज व्हीट, राइस, व्हीट, रागी, नॉट राइस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइस नहीं था, एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। व्हीट, रागी, हॉर्स ग्राम, ये चीज़ें, चना जो है हो रहा था। उसके अलावा हाउसिंग, मड एंड रीड हाउसेस, हाउसिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। तो भैया अब घर बनाना, क्योंकि अब घर बनाने का रीज़न था ना, रुकने का रीज़न था कि खाने के लिए अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, गैदरिंग की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के पीछे एक खेत, जिसके हिस्से जो ज़मीन लग गई उसने हथिया ली और उसके आगे अपना घर बना लिया, छोटा सा मड हाउस बना लिया, और उसके पीछे खेती करता है। अब ये सबसे पुराना प्रोफेशन है हमारे भारत के ग्रामीण इलाकों में। आज भी यही हो रहा है ना, खेत है, खेत के पास घर है, वही जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये सबसे पहला स्टार्टअप है, आज तक चल रहा है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, एंड दिस इज हाउ आई मेक हिस्ट्री अंडरस्टैंड टू यू ऑल। समझ में आना चाहिए क्योंकि हमें तरीके पे उतना फोकस नहीं करना, हमें नतीजे पे फोकस करना, ध्यान रखिएगा। और फिर डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज, बरियल प्रैक्टिसेस। इंसान के जीवन में ना 3 ही इवेंट्स होते हैं जो सेरेमोनियल हैं, बर्थ, मैरिज एंड डेथ, दैट्स इट। और ये अक्रॉस ऑल सिविलाइजेशंस रहा, ये अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, ऑल कम्युनिटी, सबके साथ रहा। बर्थ पे खुशियां मनाई जाती हैं, जो भी सेरेमनीज होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं बर्थ के टाइम। हम वैदिक कल्चर में देखेंगे कि बर्थ को लेके कितने सारे रिचुअल्स थे, कितने सारे संस्कार जो थे वो जन्म से रिलेटेड थे। उसके बाद मेजर इवेंट जो है वो शादी है, और इंटरेस्टिंगली अक्रॉस ऑल रिलीजन्स इसे एक लेजिटिमेट, एक लीगल वे माना गया है। एनीथिंग आउटसाइड मैरिज इज कंसिडर्ड एज अडल्ट्री, लेट्स से नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट not in the law, but yes, in religious practices, anything outside, any relation outside marriage is adultery. सारे रिलीजन में है, शादी के बाहर नहीं जाना। शादी इंपॉर्टेंट है, सेरेमनी होती किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, किसी भी कंट्री में देख लीजिए, शादी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद डेथ, ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को जानवरों से अलग करती है। एक उन सारी चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इंसान को जानवरों से अलग करती है कि हम, हमारे बीच जो मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको बहुत इज्जत के साथ, उसकी बॉडी को सम्मान के साथ जो है या तो दफना देते हैं या जला देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो एक सम्माननीय तरीके से जो है उसे किया जाता है। ये इंसानों में, जानवरों में नहीं होता। अपने साथ ना जानवर उनके ख्याल रखते हैं, ना उनके मरे हुए को वो ध्यान देते हैं, पड़ा रहता है, वो डिस्पोज हो जाता है। और ये सब में कॉमन है। तरीके अलग हो सकते हैं, तरीका हर किसी में अलग हो सकता है। कहीं कॉफिन में रख के दफनाया जाता है, कहीं सीधा दफनाया जाता है, कहीं जलाया जाता है, लेकिन मृत्यु के समय रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और वो सम्मान के साथ। इंसान कितना बुरा हो, उसने जिंदगी भर 10 गुनाह, हजारों करोड़ों गुनाह किए हों, कुछ अच्छा नहीं किया हो, लेकिन यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको फिर, उसके शव को, उसको सम्मान के साथ जो है, जो भी उसका अंतिम क्रिया है वो की जाती है। इंसान बनाता है, हमें, जानवर नहीं करते। तो यहां से हमें वो चीज दिखने लगती, प्रोमिनेंटली दिखने लगती है कि यहां पर बरियल ऑफ द डेड, रिचुअलिस्टिक बरियल ऑफ द डेड। उसके अलावा मेजर साइट्स की बात करें तो मेहरगढ़, बुरजहोम, हलूर, चिरान, इनाम गांव, ये जो है कुछ मेजर नियोलिथिक साइट्स हैं। हियर यू कैन सी देम, यस। अब यहाँ पर भी आप देखिए, ये नियोलिथिक साइट्स का जो रीजन है वो कुछ ऐसा है, ये इस रीजन में हमें दिख रही हैं, और ये कुछ इस रीजन में दिख रही है। यहाँ पे हमें नियोलिथिक साइट्स नहीं दिखी, यहाँ पर हमें अभी तक तो नहीं है, मतलब इस पूरे रीजन में हमें नियोलिथिक साइट्स जो है वो मिसिंग है। एक्चुअली इस रीजन में नदियाँ ज़्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और ये जो है इतना ज़्यादा फ्लडेड है कि यहाँ एविडेंसेस बचे ही नहीं होंगे। मतलब इतने ज़्यादा जो है यहाँ लेयरी सेडिमेंटेशन तो हो रहा है ना, गंगा नदी मिट्टी तो लाके डाल ही रही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन आफ्टर नियोलिथिक लेट अस मूव आउट टू द चालकोलिथिक एज, और चालकोलिथिक पीरियड कह लीजिए, कॉपर ब्रॉन्ज एज कह लीजिए। तो यहां पर लो ग्रेड ब्रॉन्ज कॉपर की जो है शुरुआत होती है। यहां जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये टूल मेकिंग है, दिस इज टूल मेकिंग। टूल मेकिंग जैसे ही बदल गया,
पीरियड चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसी बेसिस पे, क्योंकि यही मेजर काम था, तो इसी बेसिस पे क्या किया, इसी बेसिस पे हमने टूल्स को क्लासिफाई कर लिया, टाइम पीरियड को क्लासिफाई किया। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीपल्स वर लिविंग नियर हिल्स एंड रिवर्स, क्योंकि अब हथियार ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, अब औजार जो है मजबूत हो गया था, कंपैरेटिवली लाइटर था, शार्प था, अब जगह जगह रह सकते हैं। एंड यू सी, ये देखो फिर एक बेल्ट दिख जाती है, यू कैन सी द सिमिलैरिटीज, इट्स वेरी इजीली विजिबल, थोड़ा बहुत स्कैटर्ड है लेकिन आपको देखो मेजर जो है चाल्कोलिथिक साइट्स। सो दिस इज व्हाट, अब फार्मिंग टूल्स, क्यों, अब एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट, पहले हमें एग्रीकल्चर मिला, फायर मिला नियोलिथिक में, चाल्कोलिथिक में क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंप्रूव होने लगा, बेहतर होने लगा, ठीक है। उसके अलावा यही वो पीरियड है जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, और दिस मेजर साइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रह्मगिरी, नवादा, टोली, ये सारी जो है, ये देखिए, ये जोधपुरा, गणेश्वर और ईरन, नवादा टोली, ये सारी जो हैं मेजर साइट्स हैं। दाइमाबाद है, मस्की है, मस्की बड़े इंपॉर्टेंट साइट है, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को अच्छा लग रहा होगा, सर बढ़िया साइट्स बता रहे हैं, हमारे काम आ जाएगा, हमारा कंपलसरी क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट्स। चाल्कोलिथिक पीरियड के बाद आता है हमारा क्या, आता है हमारा आयरन एज। आयरन एज में क्या हुआ, आयरन एज 1500 से 200 BC, आर्यंस। अब आर्यन की थ्योरी, आर्यंस में देखेंगे कि कैसे आर्यंस आए, क्या सारी कहानी थी, वो एक अलग स्टोरी है, विल टॉक अबाउट दैट। यहीं पर जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपदास, तो जितना हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड है, मेजर पीरियड है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये जो है, ये एक मेजर जो है सिविलाइजेशन जो है हमें यहाँ पर दिखेगा। तो पहला फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आपको इंडियन हिस्ट्री में मिलता है कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आपको मिलेगा कहाँ, यहाँ, आर्यंस, महाजनपदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ पे आपको सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन मिलता है। सो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन था टाइम पीरियड का, एक बेसिक टाइमलाइन थी कि कौन से समय पे क्या हो रहा था, कैसे डेवलपमेंट हो रहा था। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा कि कैसे आईफोन से हम नोकिया 3300 से हम नोकिया 6600 तक आए, लेकिन अभी स्मार्टफोन तक आना बाकी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इन टुडेज लेक्चर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ क्या हो रहा था, इंटरेस्टिंग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि सर आप जो कह रहे हो ये इंटरेस्टिंग है, इसके इंटरेस्टिंग होने के एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। पहला सिविलाइजेशन या सबसे बड़ा सिविलाइजेशन हमारे पास सिविलाइजेशन को लेके कुछ है, तो अभी इस समय पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमें यहाँ पर नज़र आता है। और okay, before we talk about Indus Valley civilization, just a couple of minutes I want to make you understand कि ये इस वर्ड का क्या मतलब है। सिविलाइजेशन समझ में आ जाएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन समझना आसान हो जाएगा। सिविलाइजेशन का मतलब होता है होमोजेनिटी, समानता। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, सिविलाइजेशन का मतलब है समानता। और समानता कैसी, किसी में भी हो सकती है, वो जीवन जीने के तरीके में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट, कल्चर, मल्टीपल थिंग्स, कल्टीवेशन, एनीथिंग। सो इफ देयर इज सिमिलैरिटी which is spread over, if there is similarity spread over a large area, spread over a large area for a longer period of time, हम उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। कि उसकी जो कहना चाहिए कि उसका जो
जो समानता है, जो होमोजेनिटी है, वो खाने में हो सकती है, कपड़े पहनने के तरीके में हो सकती है, कल्चर में हो सकती है, रिलीजन में हो सकती है, रिचुअल्स में हो सकती है, आर्किटेक्चर में हो सकती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर, जिसमें कहना है उसमें हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में एक कल्चर है, ठीक है, उनका फूड पैटर्न अलग है, उनका कपड़ा पहनना, सब चीज़ अलग है, और एक कल्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। अब इन दोनों में आप देखोगे सर इसमें तो कोई समानता नहीं है, ये सिविलाइजेशन नहीं है। मतलब ये सिविलाइज्ड है, लेकिन ये सिविलाइजेशन कभी हो सकता है आज से 5000 साल बाद कोई हमें ढूंढ रहा होगा तो वो सिविलाइजेशन हमें कह दे, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम स्केल में बहुत छोटा है। टाइम स्केल की अगर आप बात करें तो बहुत छोटा समय है, 100, 200, 500 साल की एक हिस्ट्री होती है। आज की हम बात करें कल्चर्स की तो 500 साल की हिस्ट्री, लेकिन यहाँ हम देखेंगे 5000 साल की हिस्ट्री। सिमिलैरिटी मतलब वो एक ही तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा नॉर्थ से लेके साउथ के तक, मतलब इनके नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो सिविलाइजेशन हम तब कहेंगे जब व्हेन देयर इज अ होमोजेनिटी इन द लाइफ विच इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों चीज़ें जब डेफिनेशन में आती है तो हम उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हम आज किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। किन किन हेड्स पे देखेंगे? हम इन्हें देखेंगे टाउन एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर पे, हम देखेंगे स्कल्पचर्स पे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट की, हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्क्रिप्ट एंड एट द एंड पॉटरी। इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर की। अब टाउन प्लानिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर रहा किसका? टाउन प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। होमोजेनिटी ढूंढ रहे थे, समानता ढूंढ रहे थे। तो अब एंड नो डाउट इस पूरे सिविलाइजेशन का, इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे रिमार्केबल फीचर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे रिमार्केबल फीचर टाउन प्लानिंग। टाउन्स को आप देखोगे यहां दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर ग्रिड बनी हुई है, बिल्कुल सिमिलैरिटी है, 90 डिग्री पे हर चीज़ है, स्ट्रेट लाइन पे हर चीज़ है। तीन तरीके के जो हैं हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। पहला हमें मिला ड्वेलिंग हाउसेज, जहां लोग रहते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स, कॉमन बिल्डिंग्स और पब्लिक बाथ्स, पॉसिबली रिचुअल्स जो होते थे वो यूज़ होते थे। अब मैं वो वाली हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ यार कि वो किसने कहाँ क्या ढूंढा। हमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, तो जिस तरीके के सवाल आते हैं एक बार हम उन्हीं को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भैया इतना इम्पॉर्टेंट है, ये बर्न्ट ब्रिक्स, ये यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है, ये बर्न्ट ब्रिक्स कहाँ मिलते थे? क्योंकि आप जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, 4 सिविलाइजेशन थे जो मोर और लेस सेम टाइम पीरियड में हमको दुनिया में दिखते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इन चारों में सबसे बड़ा ये था। इन चारों में यही एकलौता सिविलाइजेशन था जहां पर बर्न्ट ब्रिक्स हमें मिल रहे थे। ये ध्यान रखिएगा किससे ज्वाइन कर रहे थे? जिप्सम मोर्टार से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस कैन बी योर, आई कॉल दिस PPQ, potential prelims question. This gypsum can be your potential prelims question. तो अब जहां जहां PPQ लिख दूं वो बिल्कुल मार्क कर लेना, बढ़िया चीज है। बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो दे हैड प्राइवेट वेल्स, प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। दे हैड वेंटिलेटेड बाथरूम्स, हो सकता है एग्जॉस्ट फैन लगे हो, पता नहीं। पहली चीज ये है कि यहां पर मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब टेम्पल और पैलेसेस जैसा हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। टेम्पल और पैलेसेस जो है हमें यहाँ पर नहीं दिखते हैं। ध्यान रखिएगा, डू नॉट हैव टेम्पल्स एंड पैलेसेस। अगेन अब वो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला, इंडस वैली पीपल यूज बर्न्ट ब्रिक्स, whereas people from Egyptian civilization were using sun-dried bricks. True or false? So true. Second, Indus Valley, because of burnt bricks, they were having large palaces and temples. True or false? False. यही क्वेश्चन आते हैं, यहीं से पिकअप होते हैं। Keep in mind.
अब देखो, स्ट्रीट ड्रेन्स वर इक्विप्ड विद मैन होल्स, दे हैड एन एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इनका बड़ा एडवांस था, मतलब हर घर का जो ड्रेनेज सिस्टम था, एक सब ड्रेनेज सिस्टम होता था जो स्ट्रीट से गुजरता था। वो स्ट्रीट का जो सब एक तरीके से आर्टरी जो थी, वो जाके मेन जो एक मेन रोड की ड्रेनेज थी, वो सारी वहाँ होती थी। तो घर से वो स्ट्रीट वाले ड्रेन में जाता था, वो ड्रेन जाके आगे जाके जो है मेन सड़क जो है उसकी ड्रेन में मिलती थी। मेन सड़क की सारी जो 4, 5, 6, 10 जो भी मेन रोड्स होती थी, उनका सबका अपना ड्रेनेज जो है शहर के बाहर एक जगह एक बड़े उसमें मिलता था, और वो शहर के बाहर हो जाता था। मतलब आप इमेजिन करो यार, ये स्ट्रक्चर बने हुए कितने 5000 साल पुराने, 5000 ईयर्स। इंटरेस्टिंगली ये वो लोग हैं जिन्हें हम मानते हैं कि हमसे पहले थे। एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम इन लोगों को अपने से ज्यादा एडवांस नहीं मानते। सर ये आपसे ज्यादा एडवांस थे, आपकी बनाई हुई बिल्डिंगें गिर जाती हैं, आपके बनाए हुए पुल गिर जाते हैं, 5000 साल से चीजें वैसी की वैसी हैं। समय के हर जो है इम्तिहान को इन्होंने पार किया। डिजाइन देख के पता चल रहा है कि हाँ कुछ तो सेंस था, मतलब उनका ड्रेनेज पहले बना होगा। हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि पहले जो है सड़क बना दी, पहले शहर बसा दिया, अरे ड्रेनेज तो बनाया नहीं, फिर पूरा शहर को खुद डाला कि ड्रेनेज बनाएंगे। फिर वो ड्रेनेज बनाया तो पता चला यार वो 2 फीट की नाली बननी थी, आधे फीट की बनाई। फिर वो जो है फिर वो पूरा शहर खुदेगा, फिर वो 2 फीट की नाली बनेगी। अरे पता चला फिर खुदाई होगी। क्यों? वो नाली का स्लोप जो है नॉर्थ साउथ होना था, वो साउथ नॉर्थ हो गया, उल्टा पानी जाने की जगह लोग घरों में घुस रहा है, फिर शहर की खुदाई कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ होगा। ये हम मॉडर्न मैन की बात कर रहे हैं, जहां शहर पहले बसते हैं, फिर रियलाइज होता है ड्रेनेज सिस्टम का क्या करेंगे, स्लोप सही आएगा नहीं आएगा। ये 5000 साल पहले के लोग कर रहे थे। शहर की अगर हम बात करें तो शहर को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। ये था आपका सिटाडेल, ये था आपका लोअर टाउन। ठीक है, सिटाडेल माना ये जाता है कि क्योंकि अब हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस तो है नहीं, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, या यहाँ पर जो लोग मतलब वो जो भी उस शहर के प्रतिष्ठित लोग होंगे, जो भी सम्मानीय लोग होंगे, हो सकता है जो रूलर होगा, हो सकता है जो वहाँ का मेयर हेड, कुछ तो होगा, क्योंकि लिखा तो है नहीं, लिखा तो है लेकिन समझ में नहीं आया। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इस सिटाडेल में जो है वो, इस सिटाडेल में वो लोग रह रहे होंगे। यहाँ पर आपको दिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, पिलर्ड हॉल्स, कोर्टयार्ड्स, ग्रीनरीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस सिटाडेल में मिलेंगी। मतलब ये कुछ शहर का राजधानी में, जैसे माय होम भोपाल में तो जो है, जहाँ जिस जगह पे हिल्स के ऊपर जो है जितनी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं वो ऊपर एक साथ कॉम्प्लेक्स में बनी हुई हैं, तो वो ठीक है। मतलब कुछ ऐसा ही था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। दिल्ली को देख लीजिए, रायसीना हिल्स, अंग्रेजों ने जब बसाया तो उन्होंने भी तो यही टेक्निक ऑप्ट की कि भैया रायसीना हिल्स केवल राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये यहाँ पर सिटाडेल का ये कंसेप्ट था। तो पॉसिबली यहाँ पर इन रायसीना हिल्स के ऊपर सेंट्रल विस्टा भी होगा, राष्ट्रपति भवन भी होगा, नॉर्थ ब्लॉक भी होगा, साउथ ब्लॉक भी होगा, और नई दिल्ली के वो बंगले भी होंगे जो कभी आप चीफ सेक्रेटरी या डिफेंस सेक्रेटरी के लेवल पे पहुंचोगे तो आपको मिलेंगे। आगे देखें तो जो ग्रीनरीज हैं, ग्रीनरीज तो लोअर टाउन में माना ही जाता है कि आम आदमी रह रहा था। ग्रीनरीज की हम बात करें तो दे वर डिजाइन विद स्ट्रैटेजिक एयर डक्ट्स। साइंटिफिक था यार, ये देखो आज के टाइम पे आप इसे कहोगे तो आप कहोगे सर ये तो साइंटिफिक सोच है। रेस्ड प्लेटफॉर्म जो इंसेक्ट पेस्ट से बचाता था, पॉसिबली पानी से भी बचाता होगा, क्योंकि अगर रेस्ड प्लेटफॉर्म है तो फ्लोइंग वाटर जो ग्राउंड वाटर जो फ्लो कर रहा है उससे भी जो है ये बचाता होगा। सो ग्रीनरीज। पब्लिक बाथ भैया बहुत इंपॉर्टेंट, द ग्रेट बाथ, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ IBC। मोहनजोदारो में जो है हमें ये मिला और रिचुअल बाथिंग के काम आता था। क्रैक्स लीक्स नहीं थे।
अब रिचुअल बाथिंग के काम आता था, मतलब ठीक आता होगा। आई हैव अ डिफरेंट व्यू टू दैट। ये तो हम मतलब हमने माना ना, हमने तो अभी जब हमने ये लिखा हुआ नहीं देखा कि ये क्या कर रहे थे, तो हमने ये बस अज्यूम कर लिया कि ये जो है, मतलब ये तो आज के टाइम का स्विमिंग पूल दिख रहा है ना, ऐसे ही तो होते हैं स्विमिंग पूल्स, तो कम समथिंग लाइक स्विमिंग पूल था। आप इसे ग्रेट बाथ कह लीजिए। फाउंड कहाँ मिला? मोहनजोदारो में मिला। और सबसे फेमस जो है, मल्टीपल हमें मिले, लेकिन जो मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ है वो सबसे ज़्यादा फेमस इन दैट केस है। सो दिस इज हाउ दैट ग्रेट बाथ लुक लाइक। रिचुअल बाथिंग के काम आता था ये। इसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ साउथ था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके चारों तरफ जो है वो रूम्स बने हुए थे, पॉसिबली वहाँ पर मे बी चेंजिंग रूम और समथिंग लाइक दैट। ये जो है वो, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और बावजूद इसके जो है इसमें स्लोप्स और सारी चीज़ें थी, एंड इट इज़ स्टिल इंटैक्ट ऑन मेनी वेज। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर के बाद अब चलते हैं स्कल्पचर्स के ऊपर। द स्कल्पचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पन स्कल्प्टर्स की अगर बात करें तो हाँ, उनके अंदर प्रोफिशिएंसी थी कि किस तरीके से ख़ासतौर पे जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, उनको हैंडल करना है या उनको बनाना है। हम 3 ख़ास चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं। वो है सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स और पॉटरीज। सील्स की बात करें तो हमें अलग अलग शेप्स की जो है सील्स मिली, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। सर पोटेंशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन है, इस पर ट्रैप कर सकते हैं शेप के ऊपर। उसके अलावा मटेरियल के ऊपर ट्रैप कर सकते हैं। कौन कौन सा मटेरियल? मोस्टली जो है स्टीटाइट जो है, दैट वाज फाउंड ऑन द रिवर बेड्स, विच वाज द मोस्ट कॉमन मटेरियल। उसके अलावा एगेट, शर्ट, कॉपर, फेंस, गोल्ड, आइवरी, टेराकोटा, इस तरीके की सील्स भी हमें मिली हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन था, अब देखो जब मोस्ट कॉमन आ जाता है तो फिर वहाँ पर यूपीएससी आपको ट्रैप करता है, भैया वो कुछ और मटेरियल लिख देंगे, स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके अलावा स्क्रिप्ट की बात करें तो सर स्क्रिप्ट समझ ही नहीं आई। पिक्टोग्राफिक है, पिक्टोग्राफिक जो है वो स्क्रिप्ट है। राइट टू लेफ्ट है, बाई डायरेक्शनल है, सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इट्स समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसे लिख रहे होंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 लिख रहे होंगे। सो ब्लास्टोफ्रेडस और ब्लास्टोफ्रेडॉन जो है स्क्रिप्ट है, मतलब डेसिफर नहीं हुई। अल्टीमेटली अभी कहानी सिर्फ इतनी समझ में आई है कि भैया ये भाई साहब लोग क्या लिख के चले गए हमें पता नहीं। तो हमें पता नहीं तो हम सिर्फ अपने अंदाजे लगा रहे हैं। जिस दिन समझ में आ गए और सब उल्टा निकल आया ना, पता नहीं क्या होगा। सो पिक्टोग्राफिक, so this is something which you have to remember, which you have to know that this was pictographic in this. Animal motifs जो है, चाहे यूनिकॉर्न हो, हाँ भैया ये जो है एनिमल कौन कौन से मिल रहे थे ये इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न, हम्प बुल, राइनोसरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट, मार्कॉर, आइबेक्स, क्रोकोडाइल। काऊ यहाँ पर नहीं थी, काऊ यहाँ पर नहीं थी, ध्यान रखिएगा। नो काऊ, एविडेंस नहीं है। अब होगी नहीं होगी पता नहीं, हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हमने माना नहीं, और ना काऊ जैसा कुछ
हमें इनके सील्स या यहाँ पर कुछ मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बट वन थिंग दैट द सील्स वी हैव फाउंड, जहाँ पर जो उस पर डिज़ाइन है विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द स्वस्तिक साइन, उससे मिलता जुलता जो है हमें वो मिल रहा है। आफ्टर दैट सील्स वर प्राइमरली यूज फॉर कमर्शियल पर्पजेस, और हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन के भी काम आती है, जिससे सील्स का काम आज है। हम मान के चलते हैं कि और ये हम कमर्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेसोपोटामिया की यहाँ मिली, बहुत सी मेसोपोटामिया की चीज़ें हमारी चीज़ें वहाँ मिली, मतलब कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा था। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा था तो हम ये क्या मान लेते हैं कि ट्रेड हो रहा था। अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा था तो हम ये मान लेते हैं कि ट्रेड हो रहा था। सम सील्स विद अ होल इन देम, तो वो गुलजार साहब लिखते हैं ना, तावीज़ बना के पहनूं तुझे आयत की तरह मिल जाएगा, नहीं तो वो कुछ यहीं से इंस्पायर होगा, क्योंकि यहाँ पर एमुलेट्स मिले। माना जा सकता है कि ये शायद जो बुरी शक्ति हों उनको अपने आप से दूर रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता होगा, वट एवर। सो वी हैव फाउंड एमुलेट्स जो कि डेड बॉडीज़ के पास मिले हैं, तो मतलब वो भी यूज़ हो रहा था। एंड दीज आर द सील्स, यू कैन सी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सील्स। एंड एलिफेंट दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है। दिस इज़ द पशुपतिनाथ रिलीजन में देखेंगे, ये देखो स्वस्तिक साइन से स्वस्तिक से मिलता जुलता जो है एक सिंबल है। उसके अलावा यूनिकॉर्न है, देखो सिंगल वन हॉर्न यूनिकॉर्न है। राइनोसरस भी कई जगह हमें यहाँ पर दिखता है। हम्प्ड बुल, दिस इज़ द बुल। सो और ये है वो सिंबल जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो सिंबल जिनका मतलब हमारे समझ में नहीं आया। आप देखो हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग। मतलब ये मतलब हो सकता है कि ये किसी का मतलब जो भी गिल्ड होगा उसका एक राष्ट्रीय पशु सॉर्ट ऑफ होगा, और उसके ऊपर जो है उसका नाम लिखा होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली था। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इनके ऊपर जो लिखा है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा। दिस इज द फेमस पशुपति सील। ये आपका एक बहुत मेजर क्वेश्चन हो सकता है। ये डिज़ाइन अगर याद रह गया तो एक आध क्वेश्चन ट्रैप हो गया, दुआई दोगे और क्या करोगे, सर ने बता दिया था। तो ये हमें क्या मिलता है, पहली चीज़ स्टेटाइट की बनी हुई है, पहला। दूसरा मोहनजोदारो में मिली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन फिगर और डाइटी सिटिंग क्रॉस लेग्ड, ये देखो यहाँ पर जो है योगी की मुद्रा में जो है ये बैठे हुए हैं, और एनिमल्स से सराउंडेड हैं। ऊपर ये अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, 4 एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बुल, मतलब टू द लेफ्ट एंड द राइट, और नीचे की तरफ एंटीलोप। 5 एनिमल्स, इसमें 4, 2 टू द राइट, 2 टू द लेफ्ट। सो बुल एंड राइनो टू द right, tiger and human figure, I'm sorry, tiger and elephant to the left, and antelope on the bottom side, antelope on the bottom side. Fine. उसके अलावा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यस, ये भी देखो, ये एक स्ट्रक्चर मिलता है उसके। और ये ब्रॉन्ज स्टैच्यूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, पहले एक मोम का वो बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, सिमिलर कुछ ऐसा। उस मोम के स्ट्रक्चर को बनाते वक्त उसमें नीचे एक होल मोम का स्ट्रक्चर बनाया। जब वो वैक्स का स्ट्रक्चर बन गया तो फिर उसको क्ले से कवर किया, ठीक है, हार्ड क्ले से कवर किया, और कवर करते वक्त उसमें नीचे क्या कर दिया, एक होल रहने दिया। जब वो होल रहने दिया और उसके बाद किया उसे गर्म करने से मोम पिघल के सारा बह गया, वो पक जाता है, वो आपका मोल्ड बन जाता है। फिर उसके अंदर मोल्टन मेटल डाला, उसके बाद उस क्ले को तोड़ दिया, मूर्ति तैयार। सर मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से 4-5 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये टेक्निक यूज़ की जाती थी, द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सो द बियर्डेड मैन एंड द डांसिंग गर्ल। और ये जो डांसिंग गर्ल है, इट इज द ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर, कंसिडर द ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। और जो त्रिभंगा है, डांसिंग पोस्चर है, ये कुछ उसमें दिखता है। यू कैन सी दैट द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज बीइंग क्रिएटेड। और ब्रेसलेट दिख रहा है राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में जो है ऊपर तक आप देख सकते हो कि देयर इज सम ऑर्नामेंटल थिंग दैट इज देयर। और गले में भी एमुलेट
जैसा कुछ दिख रहा है. सो दिस इज द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल. टेराकोटा फिगराइंस हम देखते हैं. टेराकोटा आर्ट ये भी होता है. और कहाँ मिला? मोस्टली फाउंड इन द साइड्स ऑफ गुजरात एंड कालीबंगन. और स्ट्रक्चर उतना मतलब शार्प डिटेलिंग वाली चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर नहीं दिख रही. इतनी डिटेलिंग वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं दिखती. सो स्कल्पचर्स की हम बात करेंगे. देन केम द मदर गॉडेस. हाँ, ये रिलीजन में थोड़ा सा इसको और डिटेल देखेंगे. और ये मैनी साइट्स. इशू ये है, अब यहाँ पर ये देखो, ये आ जाता है क्या? ये कहाँ मिला? मैनी इंडस साइट्स. और यहाँ यूपीएससी क्या स्टेटमेंट दे देगा? द फिगर ऑफ मदर गॉडेस इज फाइंड ओनली एट अ पर्टिकुलर, लेट्स से ओनली फाइंड एट धोलावीरा और ओनली फाइंड एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो. फाउंड एट मल्टीपल साइट्स. होमोजेनिटी थी फाउंड एट मल्टीपल साइट्स. फाइन. So a female adorned with necklaces hanging over, like you can see that this is she wears a lion cloth and a girdle. You can see at the bottom, and the facial figures are also shown very crudely and lack fineness. मतलब उतना खूबसूरती से नहीं बना है लेकिन बना है. उतनी खूबसूरती से नहीं बना है लेकिन बना है. So but this is important. Fine. And the bearded man, the bearded priest. That reminds me. So ये भी स्टेटाइट का बना हुआ है. ये देखो, ये यहाँ पर क्या आया? एक बार यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पर क्या आ गया? मैंने इंडस साइट. इनको देखेंगे. ये भाई साहब कहाँ मिले? ये भाई साहब सिर्फ मिले मोहनजोदारो में. सो a bearded man draped in a shawl with trefoil patterns. You can see patterns है. शॉल ओढ़ा हुआ एक व्यक्ति है. And हाफ क्लोज्ड आईज हैं. हाफ क्लोज्ड आईज है, देख सकते हैं. और ये एक मेरे हिसाब से एक हेयर जैसा कुछ, वो बंडाना जैसा कुछ होगा. ये इनके राजा होंगे. और ये आंखें जो हैं ये हाफ क्लोज्ड आईज हैं, एज कि मेडिटेशन कर रहे हों. ये समथिंग लाइक दैट. हाँ, मेल टॉर्सो का रेड सैंडस्टोन फिगर. ये एब्डोमिनल पार्ट का जो है ये हरप्पा में मिला. एंड फ्रंटल पोस्चर, दिस इज, यू कैन सी दिस. अब ये आप अगर कहो कि आज के टाइम पे कोई बनाता तो आई डोंट नो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सॉकेट होल्स हमें नेक शोल्डर. ये देखो यहाँ मतलब यहाँ कुछ हो सकता है ना. बच्चों का खिलौना होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, लीगो ब्लॉक्स बनाते हैं, तो ऐसे ही कुछ होगा ये पॉसिबल. देखिए, आपको अजम्पशन लगाने में कोई गलत नहीं. आपको सिर्फ याद रहना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे थी. आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि कहानी क्या थी. अब सर उसका साइंटिफिक डिस्कवरी में हमको नहीं जाना है क्योंकि वो हमारा काम नहीं है. साइंटिफिक डिस्कवरी में नहीं जाना है क्योंकि वो हमारा काम नहीं है. हमें सिर्फ उतना पता होना चाहिए जितना कि हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है. सो ये हमें कहाँ मिला? ये हमें मिला हरप्पा पे. अब अगर मैं मैच करने को दे दूँ, dancing girl, mother goddess, bearded man, figure of a male torso, red sandstone figure of a male torso, यहाँ पर दिख जाता है. कहाँ कहाँ मिले थे? ऑर्नामेंट्स की बात करें तो भैया ये तो हमेशा से फीमेल अट्रैक्शन का एक जो है मतलब ये हमेशा से रहा. Ornaments are always there since ages. And so मतलब this line seems very you can take it casually, but yes, they were actually very much fashion conscious जो है ये ज़्यादा थे ये जो लोग थे. They used different kind of ornaments. necklace थे, fillets थे, armlets, finger rings worn by both men and women, girdles, earring, एंकलेट्स. मतलब जो आप आज के टाइम पे देखा जाता है. हाँ, ये देखो, ये यहाँ पर ये बोथ, ये ओनली वुमेन. अगेन अ पीपीक्यू. पोटेंशियल प्रीलिम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से सिर्फ दोनों पहनते थे, कौन से सिर्फ औरतें पहनती थी. ये एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. सो दे यूज डिफरेंट ऑर्नामेंट्स था, नेकलेसेस थे, फिलेट्स थे, आर्मलेट्स थे, तो ये सब में दिखे. ठीक है. लेकिन girdles, earrings and anklets were worn by only women. Sculptures ये देख सकते हैं आप उस समय के अलग अलग
स्कल्पचर्स जो हैं वो खिलौने ही होंगे। ये इंटरेस्ट से पढ़ो तो मज़ा आता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आपको ये देखना है, पहली चीज द टू मेन क्रॉप्स वर व्हीट एंड बार्ले, ये आपको ध्यान रखना है। राइस वाज कल्टीवेटेड कहाँ? राइस वाज कल्टीवेटेड इन लोथल एंड रंगपुर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन क्योंकि राइस हर जगह नहीं मिलता है, राइस हर जगह नहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिला तो हम उसको जनरलाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि आज के टाइम पे तो सब ग्लोबलाइजेशन वाली चीज हो गई, ठीक है। अब मान लो नूडल्स हैं, अब वो उतना बड़ा चाइनीज रीजन है, वहां जगह जगह नूडल्स का एविडेंस मिल जाएगा और हमारे यहाँ भी जगह जगह एविडेंस मिल जाएगा। तो वो जो हमको 5000 साल बाद ढूंढेंगे, अरे बोले ये जो है ना जापान से लेके जो है यूरोप तक एक सिविलाइजेशन था, क्योंकि सब लोग नूडल्स खा रहे थे। लेकिन सिर्फ नूडल्स एविडेंस नहीं बना सकते ना, एक ही चीज को तो एविडेंस नहीं बना सकते, मल्टीपल एविडेंसेस होने चाहिए। एक ही चीज का कहीं पर मिल जाना वो उसको पूरे को डिपेक्ट नहीं करता है, उस पूरे को डिपेक्ट नहीं करता है। जाहिर सी बात है ना, जापान से लेके यूरोप तक हर जगह नूडल्स खाए जा रहे हैं, तो ये थोड़ी हो जाएगा कि नूडल्स एक तरीके का ईटिंग पैटर्न है तो यही चीज जो है ये पूरा जापान से लेके यूरोप तक एक ही कल्चर है। कांट से दैट। या चाइना में नूडल्स ज़्यादा मिल रहा है और उसके बाद हिंदुस्तान के हर गली चौराहे नुक्कड़ पे जो है चाउमीन की दुकान है, तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि हम उस सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि फ़र्क है, सिविलाइजेशन में जो है डिफरेंस है। खैर देन उसके अलावा क्या है, डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, पी, कॉटन कल्टीवेशन था। और ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, और ग्रीक्स इसे सिंदोन कहते थे। फाइन। उसके अलावा एनिमल ड्रॉन वुडन प्लो जो था वो हमको प्लाउ जो है वो दिख रहा था, स्टोन सिकल्स मिल रहे थे, डैम्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन नहीं है, लेकिन कैनाल इरिगेशन के कुछ एविडेंसेस अफगानिस्तान वाली जो साइट्स हैं वहाँ पर हमें मिलते हैं ओवरऑल, लेकिन ये कोई जनरलाइज वो नहीं था। फूड ग्रेन्स मतलब स्टोरेज जो है, फूड ग्रेन्स वर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन ग्रीनरीज फॉर वेजेस एंड एमरजेंसीज। तो पॉसिबली ये हो सकता है कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वो चला रहे हों और जो मजदूर होंगे उनकी सैलरी जो है वो फूड में देते होंगे और इमरजेंसी के लिए भी स्टोर करके रखते होंगे, पॉसिबली जब इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज है। पॉसिबल ये भी है कि फूड ग्रेन्स वर रिसीव्ड एज टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स। तो इतना कलेक्ट कैसे हो रहा था, या तो सब अपने अपने हिस्से का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो बेसिकली टैक्सेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसकी बात करें बात डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, तो ये ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पर ऑक्सन, बफेलो, गोट, शीप, पिग, डॉग, कैट, कैमल्स, ये सारे जो थे। सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा था? हम्प्ड बुल था। यू कैन सी हियर हम्प्ड बुल आपको मेजॉरिटी जगह जो है दिख जाएगा। भाई आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि काउ और हॉर्स नहीं था। ये जो नहीं है वो ध्यान रख लोगे, आयरन नहीं था, जो नहीं है अगर वो ध्यान रह जाएगा बाकी सब था, क्योंकि एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। इन वेर एवर देर इज एन एक्सेप्शन देयर लाइज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी, वेर एवर देर इज एन एक्सेप्शन देयर लाइज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी। फाइन। सो हॉर्स का नहीं है, लॉयन का एविडेंस नहीं है, तो जो नहीं है हमें वो ध्यान रखना है, बाकी तो सारे एनिमल्स थे। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट की अगर बात करें तो यस, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था दिस वाज द फर्स्ट फेज। अगर आपसे सवाल आए कि क्या विच वाज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, हड़प्पा और द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फर्स्ट फेज है अर्बनाइजेशन का इंडिया में। उसके बाद फैमिलियर विद ब्रॉन्ज इनको आता था, मतलब इनको मेटलर्जी, इनको मेटलर्जी जो है वो आती थी, इनको मेटलर्जी जो है वो आती थी। आयरन अभी मैंने आपको बताया कोई यूजेज नहीं था। टिन एंड कॉपर, टिन एंड खेतरी कॉपर माइन से वो आ रहा था, टिन अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा था। क्या कर रहे थे इस सारे मेटल्स का, या ये मेटलर्जी जान के कर क्या रहे थे? सर ये मेटलर्जी जान के स्पिनिंग, ब्रिकलेइंग, बोट मेकिंग,
सील मेकिंग, टेराकोटा मतलब मैन्युफैक्चरिंग, गोल्डस्मिथ, बीड मेकिंग, मतलब सर इनको जो है ये प्रोफेशन, मतलब एक ये प्रॉपर डेवलप्ड अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी जहां पर हर व्यक्ति, पहले तो सेल्फ सफिशिएंसी थी ना, अपना जानवर मारो, अपना खाना कलेक्ट करो, खाओ, अपना बढ़िया रहो, ग्रुप के साथ चलते रहो, सेल्फ सफिशिएंसी थी। लेकिन जब इंसान रुका तो उसे लगा यार मैं हर चीज़ खुद नहीं कर सकता, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। और वो चीज़ यहाँ पर हमको डेफिनेटली इट वाज विजिबल दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी हैड फॉर्म, मतलब ऐसा था कि हर प्रोफेशन को जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा था। एंड दे न्यू, ये देखो यहाँ पर जितनी लाइन लिखी है ना, यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। पोटेंशियल प्रीलिम क्वेश्चंस आपको बहुत सारे यहाँ पर ऐसे दिख जाएंगे। सो व्हील यूजेज जो है वो कॉमन था। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बाद अगर बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की, सो ट्रेड था, देखो ट्रेड तो हो रहा था जब से इंसान का ये सिविलाइजेशन हुआ। तो अब कुछ चीज़, अब मान लो कोई आया होगा घूमते हुए मेडिटेरेनियन से इंडियन की तरफ, तो उसको मेमोरी में तो रहा ही होगा ना कुछ सालों, तो फिर वो ट्रेड रूट्स बन गए ग्रेजुअली, वो जो घुमंतु थे वो घुमंतु बने रहे। और ग्रेनरीज, सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ये हमें बताती है स्टैंडर्ड रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स। पूरे मैंने आपसे किस चीज की बात की थी? यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस अ लार्जर एरिया, spread over a wide period of time, over a longer period of time. This is what? This is civilization. Fine. So engages in inter-regional and foreign trade. बिल्कुल हो रहा था। सुमेरियन टेक्स्ट में मेलुहा इंडस रीजन को जो है मेंशन किया जाता है। उसके अलावा इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन थे मकरान कोस्ट में, जैसे मकान और दिलमन, बहरीन, यहाँ पर। उसके अलावा बोट्स, बुलक कार्ट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहे थे। एंड बार्टर सिस्टम था, मतलब सर बार्टर सिस्टम था तो कॉइनेज नहीं था। बार्टर सिस्टम था तो कॉइनेज नहीं था, कॉइनेज का कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, ये देखिए, ये है हिमालयाज, सप्त सिंधु, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये है मेलुहा का जो रीजन है, जिसको सुमेरियंस ने कहा थार डेजर्ट वाला रीजन। सो यू कैन सी यहाँ से जो ईरानियन प्लेटो, तो ये पूरा बेसिकली वेस्टर्न इंडिया का जो है रीजन, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो है इसने आया था। क्या इंपोर्ट कर रहे थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड, स्टेटाइट, जेड स्टोन होता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे? जो प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? हमारा एग्रीकल्चर, जब जाहिर सी बात है ग्रीनरीज इतनी अच्छी थी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा। कॉटन हम ही प्रोड्यूस कर रहे थे, टेराकोटा हमारे यहाँ हो रहा था, बीड्स फ्रॉम चनहुदारो, कॉन्च शेल फ्रॉम लोथल, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर, तो जो हमारे यहाँ हो रहा था हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं थी, एज ऑफ नाउ तो कोई एविडेंस दिखा नहीं, तो हम क्या कर रहे थे? इसे इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, तो पॉसिबली क्योंकि टेम्पल्स नहीं थे, टेम्पल्स का ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो हम मानते हैं प्रीस्टली क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, लेकिन भैया देखो, मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी प्रीस्टली क्लास का जो है, हो सकता है अगर हो तो इंपॉर्टेंट हो, लेकिन प्रीस्टली क्लास या जो है उसका उतना डोमिनेंस होता नहीं दिखता। मर्चेंट्स का हाँ, मर्चेंट क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फैशन कॉन्शियस थे, हमने पहली चीज़ देखी, पहले ही देख लिया था। बीड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, फिशिंग, हंटिंग, बुल फाइटिंग जो है, शायद ये कुछ खेल वेल खेलते होंगे, हाँ टाइम पास करने, मछली पकड़ने चल रहा है। सो दिस इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वो जो सिटाडेल और वो जो सिटाडेल और वो वाला जो स्ट्रक्चर है ना, डाउनटाउन का, लोअर टाउन का, वो कहीं ना कहीं सोशल हायरार्की को भी डिपिक्ट करता था। वो जैसे कि जो शहर का प्रतिष्ठित नागरिक होगा वो ऊपर रहता था और जो आम आदमी था वो नीचे की तरफ रहता था। ये सोशल हायरार्की को बताता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात पे अग्री करते हैं। इसके बाद बात करें पॉलिटी की, तो जाहिर सी बात है कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। एक्चुअली दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि टेम्पल्स नहीं थे तो प्रीस्टली क्लास हो सकता है, लेकिन उसका डोमिनेंस तो नहीं था क्योंकि टेम्पल्स नहीं दिखे।
मेसोपोटामिया में आपको प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। इंडस वैली में नहीं दिखा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें ये, जैसे हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है तो हम बहुत सारी जगह आके रुक जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन किस तरीके से करते थे ये हमें नहीं पता। जब ये ऊपर नीचे का जो स्ट्रक्चर था, एक डाउन टाउन, एक सिटाडल है, एक डाउन टाउन है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये तो है, लेकिन कहना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर था, क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, क्या वो चीजें हो रही थी, दैट वी डोंट नो। वी डोंट नो बिकॉज लिखा ही नहीं, तो पता कहां से चलेगा। लिखा है, समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो पॉलिटी में हमारे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। रिलीजन, मेल पशुपति महादेवा और द प्रोटो शिवा, ये इंपॉर्टेंट है। ये मदर गॉडेस है, नेचर की वर्शिप करते थे। और दिस हमने ऑलरेडी, तो यहां पर जो वर्शिप होती थी वो फर्टिलिटी की होती थी, मतलब जिससे लाइफ जनरेट हो उसकी पूजा की जाती थी। तो पॉसिबली इट इज सेड दैट द फैलस और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनकी जो है वो पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में जो मेंशन है वो नॉन आर्यन फैलस वर्शिपर्स का मेंशन आता है। फाइन। चीफ फीमेल डाइटी जो है वो मदर गॉडेस, क्योंकि नेचर, जन्म देने की जिनमें शक्ति है, उनकी जो है पूजा की जाती थी। तो बेसिकली जहाँ से लाइफ ओरिजिनेट होती है वहाँ से उनको जो है ट्री, फायर और एनिमल्स, वर्शिप फायर एंड एनिमल्स, हमको बहुत सारे ऐसे फायर ऑल्टर्स और चीज़ें मिली। एविल फोर्सेस और एविल जो भूत प्रेत पिशाच, इन सब पे उनका भरोसा था। ये एम्यूलेट्स जो गले में पहनते थे, पॉसिबली ये उससे बचने के लिए पहनते थे। पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। तो ये ठीक है, नॉर्मल था। टेम्पल्स नहीं थे। फिर बता रहा हूँ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ध्यान रखना, सब कुछ था। क्यों इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि इतने इतने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बाद कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अरे टेम्पल तो होगा ही, टेम्पल नहीं मिला कहीं पर भी हमें। उसके बाद बात करें स्क्रिप्ट की। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और ये बोस्टोफेरन राइटिंग है, राइट टू लेफ्ट इन वन लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन द नेक्स्ट। ज़्यादा कुछ डिसिफर हो नहीं पाया है, समझ में आया नहीं है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई कॉन्क्रीट, और यहीं पर आकर हम बेबस हो जाते हैं, आज का इंसान यहीं पर आकर हम बेबस हो जाते हैं कि यार हाउ टू सी दिस, हाउ टू, मतलब किस तरीके से इनको जो है समझा जाए, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो हम आधी अधूरी समझ है। अब आपने बोला एग्रीकल्चर होता है, कौन सी प्रैक्टिस यूज़ कर रहे थे, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर में, क्या लगा रहे थे, किस तरीके से इंटरक्रॉप ऑपरेशंस कर रहे थे, यू डोंट नो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होगा सर, जब इस तरीके का शहर बसा हुआ था तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो था, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रहा था नहीं पता। फाइन। सो स्क्रिप्ट के बारे में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट में बात करते हैं पॉटरी की। मोस्ट कॉमनली it was made of red clay, painted pottery, red painted pottery ware and black painted pottery ware। इनके ऊपर थीम्स बनी हुई थी, पेड़, पक्षी, जानवर, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। आई डोंट नो इस नेक्स्ट में है, नहीं है। ओके, पॉटर्स व्हील का हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है यूजेज यहाँ पर हमको दिखता है पॉटर्स व्हील का। उसके अलावा जो पॉलीक्रोम पॉटरी है विथ रेड, ब्लैक, ग्रीन, वाइट एंड येलो डिजाइंस हैव आल्सो बीन फाउंड। तो मल्टीपल स्पेसेस में हमें अलग अलग चीज़ें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिली। पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो उस समय के
सोसाइटी को, कल्चर को ड्रॉ करने में हमारी मदद करता है। लेकिन हम एक ही जगह आके बेबस हो जाते हैं कि नहीं आता सर, पढ़ना नहीं आता। इसीलिए देखो, शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ब्यूरोक्रेट बन जाओ ना, तो मेरी एक बात याद रखना, आप सिविल सर्वेंट जब बन जाओ कि भैया आप जिस जिले में जाओ, जब जो भी तुम्हारा जुरिस्डिक्शन रहे ना, वहाँ शिक्षा पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि यही शिक्षा जो है ये देश को आगे बढ़ाएगी। देख लो, शिक्षित नहीं होने का हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। सो दिस इज इट फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्विक रिव्यू था, जहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन दे दिया, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हुआ, सिर्फ आपको उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जो आपके लिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट फ्रॉम माय एंड इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।